नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है और हमने कई और डिज़ास्टर के बारे में बात की थी जैसे कि फ्लड डिज़ास्टर। तो उसी सिलसिले में आज हम लोग बात करते हैं अर्थक्वेक डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो पहले हम बात करते हैं कि अर्थक्वेक डिज़ास्टर है क्या। तो यहाँ पर लिखा भी है, एन अर्थक्वेक इज एन शेकिंग ऑफ अर्थ। सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो अर्थक्वेक है वो क्या है, बेसिकली शेकिंग ऑफ अर्थ। जब भी अर्थ शेक कर रही है, हिल रही है, तो उस अवस्था को आपने, उस कंडीशन को आपने बोला अर्थक्वेक। तो जान लेते हैं अर्थक्वेक के बारे में कुछ बेसिक्स। अर्थक्वेक्स आर एन एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ सीस्मिक वेव्स कॉज्ड बाय द सडन रप्चर ऑफ स्ट्रेन रॉक्स। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो अर्थक्वेक है ये एक एनर्जी है जो कि सीस्मिक वेव्स के फॉर्म में निकलती है। कहाँ से? जो भी स्ट्रेन्ड रॉक, जो स्ट्रेन्ड रॉक का मतलब क्या है, जो रॉक्स टेंशन में है, यानी कि दो जमीन के अंदर दो रॉक्स आपस में इंटरेक्शन में है, यानी कि एक दूसरे को पुश एंड पुल कर रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को, या एक दूसरे के साथ घर्षण कर रहे हैं बीच में। यहाँ से देखिए, ये इसे बोलते हैं फॉल्ट। हो सकता है कि ये जो रॉक है ये कभी एक ही रही हो, ये रॉक टूटकर दो पीस में डिवाइड हो गई, तो इसको बोलते हैं हम लोग फॉल्ट्स। तो इन फॉल्ट्स के बीच में जो मूवमेंट है ये इन दोनों के बीच में स्ट्रेन या टेंशन क्रिएट करता है, जो कि वेव्स के फॉर्म में हमें सरफेस पे महसूस होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सीज्मिक वेव्स। जो भी वेव्स हम लोग महसूस करते हैं अर्थ के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ शेकिंग ऑफ अर्थ, वो क्या है? बेसिकली शेकिंग ऑफ दीज रॉक्स। अर्थक्वेक अकर्स अलोंग द फॉल्ट्स, ये हम बात कर चुके हैं कि ये फॉल्ट्स हैं जो ब्रेक हुए हैं आपस में। जहां से अर्थक्वेक शुरू होता है उसको बोलते हैं हम एपिसेंटर या फोकस पॉइंट। तो याद रखेंगे, जिस जगह से अर्थक्वेक शुरू हो रहा है, या आप बोल सकते हैं जहां से, जिस जगह से सीज्मिक वेव्स का मूवमेंट शुरू हो रहा है और जहां से हाई अमाउंट ऑफ वेव्स या सीज्मिक वेव्स रिलीज हो रही हैं इन रॉक्स के अंदर और जो पहुंच रही हैं सरफेस पे इन द फॉर्म ऑफ शेकिंग, आप बोलेंगे एपिसेंटर। तो जहां से अर्थक्वेक की शुरुआत होती है उसे बोलते हैं एपिसेंटर। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो रॉक्स हैं उनके अंदर कोई सडन रप्चर हुआ है, रॉक्स टूटी हैं और उनके बीच में मूवमेंट शुरू हो चुका है। तो देखते हैं दूसरे डायग्राम के अंदर कि ये चीज़ें कैसे परफॉर्म होती हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ये फोकस पॉइंट है। फोकस पॉइंट का मतलब यहाँ से रप्चर शुरू हुआ था और यहीं मूवमेंट शुरू हो गई। तो ये जो रॉक्स हैं कभी एक रही होंगी, आप देख रहे हैं पूरी ये जो स्ट्रक्चर है या लैंड फॉर्म है, यहाँ पर कभी ये रॉक्स एक रही होंगी। इसके बीच में रप्चर हुआ जमीन के अंदर या रॉक के अंदर और इनके बीच में ही मूवमेंट शुरू हो गया है, पुश एंड पुल। हो सकता है अप एंड डाउन एंड साइड टू साइड मूवमेंट, ये मूवमेंट हो सकता है। तो इस मूवमेंट के फलस्वरूप ये आप देख रहे हैं रॉक्स, ये येलो कलर का दिख रहा है रॉक्स या वेव्स के साइन दिखाई दे रहे हैं। तो ये वेव्स रन हो रही हैं सरफेस पे। ऐसी वेव्स जो इस बॉडी के अंदर, यानी कि ये जो रॉक की बॉडी है इसके अंदर ट्रेवल करती है, उसको बोलते हैं बॉडी वेव्स। क्या बोलते हैं? बॉडी वेव्स। यानी कि ऐसी रॉक्स जो रॉक सरफेस के अंदर की साइड ही रहेंगी, बाहर नहीं आएंगी, उनको बोलेंगे बॉडी वेव्स। दूसरी रॉक जो होती हैं वो सरफेस पे मूवमेंट करती हैं, सरफेस पे ट्रेवल करती हैं इस तरीके से। लाइक जैसे आप पॉन्ड में कोई पत्थर फेंकें तो एक अप एंड डाउन मूवमेंट शुरू हो जाती है, एक लहर शुरू हो जाती है पॉन्ड के अंदर। तो उस तरह की कुछ लहरें हमारे सरफेस पे ट्रेवल करती हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग सरफेस वेव। अब क्वेश्चन आता है कि सरफेस वेव्स और बॉडी वेव्स, इनमें सबसे घातक कौन सा है? जो वेव्स सरफेस पे ट्रेवल हो रही है, और सरफेस पे हमारे मैक्सिमम स्ट्रक्चर हैं, स्कूल कॉलेजेस, हमारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सरफेस पे ही है, यानी कि लैंड के ऊपर। यहाँ पर जो वेव ट्रेवल होगी वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेगी, इसको बोलेंगे सरफेस वेव्स। तो आज हम जान गए कि जो अर्थक्वेक है वो कैसे आता है, एपिसेंटर क्या होते हैं, फोकस पॉइंट क्या है, फॉल्ट्स क्या हैं, और सरफेस वेव्स और बॉडी वेव्स क्या है। तो बॉडी वेव्स कौन सी है? जो रॉक के अंदर की तरफ ट्रेवल करेगी, और सरफेस वेव जो ट्रेवल करेगी अर्थ के सरफेस पे। तो अब बात करते हैं कि ये डिजास्टर तो हमारे देश में या किसी भी देश में आमतौर पर देखने को मिलता है। तो इस डिजास्टर से कम लोगों की जानें, प्रॉपर्टी और लाइफ हम कैसे कैसे बचा सकते हैं, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट। तो उससे पहले हम जानते हैं
कि जो अर्थक्वेक है उसका मैग्नीट्यूड हम किस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो दो स्केल है यहाँ पर, यानी कि मर्कली इंटेंसिटी स्केल जो कि 1 से लेके 12 तक है, जो कि बताता है डैमेज कैसा है और ह्यूमन परसेप्शन क्या था, यानी कि कितना लॉस हुआ है आपकी प्रॉपर्टी और लाइफ का, तो ये इसके बारे में जानकारी देता है। तो इट इज सब्जेक्टिव बेस्ड ऑन द डैमेज एंड ह्यूमन परसेप्शन। तो दूसरा स्केल है जिसको बोलते हैं हम लोग रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल, जिसकी जो रेंज होती है -2 टू इन्फिनिटी, जिसकी वैल्यू कभी भी 9 से ऊपर नहीं देखी गई, यह इम्पॉसिबल है। तो रिक्टर स्केल हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। जो रिक्टर स्केल को हम लोग देखते हैं वो देखते हैं सीज्मोग्राफ। जब भी आप सीज्मोग्राफ देखेंगे, जब भी अर्थ में मूवमेंट होगी तो सीज्मोग्राफ कुछ इस तरह का ग्राफ शो कर देगा जो कि बताता है कि अर्थ के अंदर हमारी मूवमेंट हो रही है। तो बेस्ड ऑन द लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड सीज्मिक वेव्स मेजर्ड ऑन द सीज्मोग्राफ, तो जितनी तादाद है, जितनी भी इंटेंसिटी है सीज्मिक वेव्स की, उसका सीज्मोग्राफ आपके ग्राफिकल फॉर्म में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप तय कर सकते हैं कि आपके एरिया में कितना रिक्टर स्केल का भूकंप आया है। तो बात करते हैं अर्थक्वेक मैनेजमेंट प्लान। तो पहले हम बात करेंगे प्री डिजास्टर फेज, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की थी। तो बात करते हैं अर्थक्वेक मिटिगेशन प्रोग्राम। तो पहला फेज आता है प्रिवेंटिव फेज। तो प्रिवेंटिव फेज क्या है कि हम पहले प्रिवेंशन ले रहे हैं जिससे कि कम से कम डैमेज हो अर्थक्वेक के आने के वक्त। तो आप क्या कर सकते हैं, एनालिसिस ऑफ रिस्क जोन एंड सीज्मिक जोन्स। जितने भी आपके सीज्मिक जोन्स हैं जहां पर अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी है, उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहिए कि वहां पर जो सीज्मोग्राफ पर कितनी इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आ रहे हैं, आमतौर पर उनकी इंटेंसिटी क्या है, या वो कितने वक्त में आ रहे हैं, दिन में कितनी बार आ रहे हैं, महीने में कितने बार आ रहे हैं। तो उसको आप टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे थ्रू आउट द एरिया। अर्थक्वेक इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग्स एंड इंडिविजुअल। तो ये नई चीज शुरू हो गई है आजकल कि जो अर्थक्वेक इंश्योरेंस भी लोग कराते हैं फॉर बिल्डिंग्स और इंडिविजुअल का, कि जब भी अर्थक्वेक के टाइम पर आपका प्रॉपर्टी या लाइफ डैमेज हुई तो उसका कंपनसेशन आप क्लेम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है टाइम टू टाइम एनालाइजिंग सीज्मिक जोन्स। ये ऊपर वाली बात ही है कि आप महीने में, हफ्ते में या कुछ दिनों के अंतराल पे आप देख सकते हैं जो आपके सीज्मिक जोन्स हैं जहां पर हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आते हैं, वहां पर क्या एम्पलीट्यूड रहा आपके सीज्मिक वेव्स का। दूसरा फेज है इमरजेंसी फेज। इमरजेंसी फेज कब होता है, जब आपका अर्थक्वेक आ गया। तो इस वक्त क्या करेंगे, तो पहला जो हमारा उद्देश्य होता है कि रिस्पांस। हमने लास्ट टाइम बात की थी, लास्ट लेक्चर में जो हम डिजास्टर मैनेजमेंट का लेक्चर था उसमें हमने बात की थी कि पहला जो पॉइंट होता है वो होता है रेस्क्यू ऑफ पीपल्स, एवैक्यूएशन ऑफ पीपल्स, मेडिकल केयर फॉर इंजर्ड। जो भी लोग घायल हुए हैं उनको आप मेडिकल केयर प्रोवाइड कराएंगे। रिकवरी ऑफ डेड बॉडीज एंड देयर डिस्पोजल, बहुत जरूरी है। अगर डेड बॉडीज हैं वहां पर तो उनका डिस्पोजल बहुत जरूरी है, टाइमली। रिस्टोरेशन ऑफ पावर लाइंस, टेलीफोन लाइन, कम्युनिकेशन लाइन, जिससे कि आप दूसरे शहरों से भी जुड़े रहें। रिस्टोरेशन ऑफ पावर लाइंस एंड कम्युनिकेशन लाइंस, ये बहुत जरूरी है जिससे कि आप अपनी बात दूसरे शहरों पे और निकटतम संबंधियों को पहुंचा पाएं। फूड एंड सप्लाई फॉर विक्टिम्स, तो जो भी विक्टिम्स हैं उनको फूड एंड सप्लाई की प्रॉपर अरेंजमेंट भी करना चाहिए इस वक्त ड्यू टू द अर्थक्वेक इमरजेंसी। थर्ड जो पॉइंट है वो बहुत जरूरी है, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन फेज। इसमें क्या करेंगे, आप जो भी बिल्डिंग डैमेज हो चुकी हैं, जो भी बिल्डिंग टूट गई हैं, खराब हो गई हैं, कोई भी एरिया जो डैमेज हुआ है, उनका आप डिटेल्ड असेसमेंट करेंगे कि रीजन क्या था, किस तरह की बिल्डिंग बनी थी, उनका रिपेयर जरूरी है कि नहीं है, तो उसका डिसीजन ले सकते हैं आप रिगार्डिंग देयर रिपेयर। या कोई भी अगर बिल्डिंग अगर डिमोलिश हो गई है तो उसको हम ठीक कैसे करें दोबारा, या कोई बिल्डिंग कमजोर है उसको हमें गिराना है नहीं गिराना है, उसको हटाना है नहीं हटाना है उस जगह से, कि बाद में और दिक्कत ना करे जब कभी भी भूकंप आए। सिलेक्टेड साइट फॉर द न्यू कंस्ट्रक्शन, तो जिन लोगों के घर तबाह हो गए, जिन लोगों के घर टूट गए, उनके लिए आप नई साइट्स को भी आइडेंटिफाई करके उनका कंपनसेशन देंगे आप। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रेनिंग फॉर पर्सनल इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग्स मेकर। जितने भी ऐसे लोग हैं जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हैं, उनको ट्रेनिंग बहुत जरूरी है जिससे कि वो ऐसी बिल्डिंग बनाए जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो, जिससे कम से कम लॉस हो एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। स्टेटिस्टिकल स्टडीज रिगार्डिंग द अर्थक्वेक, तो जो भी ये आमतौर पर बात करते हैं, जो भी आपकी लॉस हुआ प्रॉपर्टी का या लाइफ का या किसी और चीज़ों का, तो उसका आप स्टेटिस्टिकल डेटा तैयार करें कि आपकी इंटेंसिटी कितनी थी और आपका लॉस कितना हुआ
जो कि आने वाले फ्यूचर में अदर स्टडीज में हेल्प करेगा। तो अब बात करते हैं लैंडस्लाइड डिजास्टर। लैंडस्लाइड आमतौर पर पहाड़ी एरिया में ज़्यादा देखने को मिलती है जब रेनी सीजन होता है या कभी भी हाई स्नोफॉल होता है। तो बेसिकली है क्या, लोडिंग विद द वेट और ह्यूमन मैनिपुलेशन ऑफ वाटर सोर्सेज एंड स्लोप कंपोनेंट, या सही शब्दों में स्लोप ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉइल और रॉक ड्यू टू द नेचुरल अकरिंग वाइब्रेशन चेंज इन द कंस्ट्रक्शनल रिमूवल ऑफ लैटरल सपोर्ट। ये क्या होता है कि जब भी आप किसी भी पहाड़ी एरिया में या स्लोपी एरिया में कोई हाई कंस्ट्रक्शन कर देते हैं और वहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, लैटरल सपोर्ट कोई नहीं है, वहाँ वेजिटेशन नहीं है, वहाँ पर कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं जिससे कि आपके जो कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट कर पाए, तो जरा सी बारिश और जरा सा वाइब्रेशन इस स्लोप को स्लिप कर देता है, यानी कि लैंडस्लाइड। ये कब होता है? अक्सर रेनी सीजन के अंदर, जब भी काफ़ी पानी बरसता है और जो ये स्लोप है काफ़ी हैवी हो जाते हैं। आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं, यहाँ पर वेजिटेशन नहीं है, प्लांटेशन नहीं है, कोई भी कंस्ट्रक्शनल रिफॉर्म नहीं है जिससे कि ये स्लोप स्लिप हो गए, तो इस कंडीशन को बोला आपने लैंड स्लाइड। तो लैंड स्लाइड को हम किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे? तो पहला इसके अंदर पॉइंट आता है प्रिडिक्टिबिलिटी, यानी कि इसका प्रिडिक्शन कैसे करें। तो प्रिडिक्शन कैसे करेंगे? सिंपल है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस किस तरीके से कहाँ पर आमतौर पर देखने को मिलता है। जैसे मैंने बताया, पहाड़ी एरिया में, स्लोपी एरियाज में, और कब? जब भी कोई आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई भी आप माइनिंग एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे काफ़ी वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है, जिससे कि आपकी स्लोप कमज़ोर हो जा रहे हैं, और रेनी सीजन में आपने काफ़ी कंस्ट्रक्शन किया हुआ है और वो कंस्ट्रक्शन इतना हैवी हो गया है कि आपके जो स्लोप्स हैं उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा तरीका है जिसको आप लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं, जियो मार्फोलॉजिकल स्टडीज, यानी कि अर्थ कैसी है उसकी मार्फोलॉजी। जियो मीन्स अर्थ, मार्फोलॉजी मीन्स उसका संरचना। जो ज़मीन है, जो स्लोप है, वो कैसे हैं, उसमें वेजिटेशन कैसी है, उसमें किस तरह का कंस्ट्रक्शन है, क्या वो बारिश या किसी भी वाइब्रेशन या किसी भी ह्यूमन इंटरफेरेंस से वो सपोर्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसकी स्टडी बहुत ज़रूरी है किसी भी एरिया के अंदर, स्पेशली जो स्लोपी एरिया हैं, स्पेशली पहाड़ी एरिया जो हैं। क्लाइमेटोलॉजिकल स्टडी, यानी कि क्लाइमेट कैसा है वहाँ पर, मौसम कैसा बना रहता है, ठंडा गर्म बारिश कैसा है वहाँ पर मौसम। तो मौसम भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इस प्रोडिक्शन के अंदर। और साथ में जियोलॉजिकल सर्वे, अर्थ कैसी है वहाँ पर, रॉक्स कैसी हैं, कोई टेक्टोनिक प्लेट तो नहीं है, भूकंप तो नहीं आते हैं। अगर ज़्यादा अर्थ क्यों कहेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि जो आपके स्लोप है वो कमज़ोर हो जाए और जो आपका कंस्ट्रक्शन है वो भी स्लिप डाउन हो जाए ड्यू टू दीज जियोलॉजिकल हजार्ड्स। तो हम किस तरीके से रिस्क को कम कर सकते हैं? तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि हजार्ड मैपिंग। किन किन, सपोज करिए हमारा एरिया है तो इसमें आप मैप कर लीजिए, ये पॉइंट ए है, यहाँ ज़्यादा अर्थक्वेक आता है, यहाँ पर ज़्यादा लैंडस्लाइड आती है, पॉइंट बी यहाँ कम आती है, पॉइंट सी यहाँ पर एवरेज है। तो इस तरह से आप हजार्ड मैपिंग कर सकते हैं अपने मैप के अंदर, जिससे कि आप टाइम टू टाइम उन एरियाज को मॉनिटर कर सकते हैं। उन एरिया को बार बार जाके मॉनिटर तो करेंगे, साथ में उस एरिया की वेजिटेशन या सॉइल कवर या अदर कंस्ट्रक्शनल जो चेंजेस हैं उनको भी आप ऑब्जर्व करते रहेंगे। लैंड यूज रेगुलेशन, जो लैंड जिस पर्पस के लिए डिफाइंड है उसी लैंड को आप उस तरीके से ही इस्तेमाल करें। कोई लैंड अगर खेती के लिए है तो खेती के लिए इस्तेमाल करें, अगर कोई हाउसिंग के लिए तो हाउसिंग के लिए। ऐसा नहीं है कि हाउसिंग की लैंड को आपने एग्रीकल्चर में यूज कर लिया, एग्रीकल्चर की लैंड को आपने हाउसिंग के लिए, या वाइस वर्सा। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है उसको काफी रोकना चाहिए कि जिस तरह की लैंड यूज आपकी अथॉरिटी ने डिफाइंड की है तो उसी लैंड यूज को आप फॉलो करेंगे। थर्ड पॉइंट आता है कम्युनिटी एजुकेशन, यानी कि जो लोग हैं, जो आसपास की कम्युनिटी है, कॉमन मास है, उसको अवेयर करेंगे रिगार्डिंग दीज इशू कि हमें घर कैसे बनाने हैं, हमको स्लोप का ध्यान कैसे रखना है, हमको जो ज़मीन है, प्लांटेशन है, वेजिटेशन है, कंस्ट्रक्शनल चीज़ें हैं, उनका किस तरीके से ध्यान रखना है जिससे कि हमारे यहाँ लैंडस्लाइड कम से कम आए। मॉनिटरिंग एंड वार्निंग एंड एजुकेशन सिस्टम, ये बहुत ज़रूरी है। और लगता है कि वहाँ पर किसी भी एरिया में काफ़ी स्लोपी एरिया काफ़ी हजार्डस कंडीशन में है या किसी भी डेंजरस कंडीशन के अंदर है वो स्लोपी एरिया, तो पहले से वार्निंग साइन जारी करेंगे कि इस बारिश में या इस एक्टिविटी के कारण यहाँ पर लैंडस्लाइड आ सकता है, जिससे कि लोग पहले से अवेयर रहें और सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। बात करते हैं साइक्लोन डिजास्टर। तो साइक्लोन बेसिकली होता क्या है? आमतौर पर साइक्लोन जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर दिखाई देता है, और लो प्रेशर एरियाज हैं जहाँ पर जो विंड है काफ़ी सर्कल मूवमेंट में मूव करती रहती हैं। लो प्रेशर एरिया है, किसी भी एरिया में जब गर्म हवाएं हल्की हो जाती हैं तो ऊपर की तरफ उठती हैं, ठंडी हवाएं उसका स्थान लेने के लिए तेजी से आती हैं। तो यहाँ पर एक
सर्कुलर मूवमेंट शुरू हो जाता है, जिसको हम अक्सर लो प्रेशर एरिया बोलते हैं। इसकी शुरुआत होती है ड्यू टू द लो प्रेशर एरिया। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारे देश में आम बात है, जो काफ़ी कोस्टल एरियाज में आते हैं। दीज आर द इंटेंस लो प्रेशर एरियाज इन द एटमॉस्फेयर अराउंड द फायर्स विद द ब्लो, जो बहुत तेजी से चलते हैं। इनकी जो ऊंचाई है, करीब जो इनका जो हॉरिजॉन्टली इनकी जो दूरी है, कम से कम 500 से 1000 किलोमीटर तक की हो सकती है। अगर हम वर्टिकली बात करें तो इनकी ऊंचाई करीब 12 से 14 किलोमीटर तक ऊंचे हो सकते हैं साइक्लोन। तो ये काफ़ी डेंजरस चीज़ है। तो इनको बात करेंगे कि किस तरीके से मैनेज करेंगे। जो विंड स्पीड जो साइक्लोन में आमतौर पर देखी गई है 85 टू 100 किलोमीटर, और जहाँ से साइक्लोन शुरू होता है उसे बोलते हैं सेंटर और आई। मैं दिखाया ना यहाँ पर आपको, ये अगर लो प्रेशर एरिया है जहाँ से आपका ठंडी हवाएं, गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठी और इसका स्थान लेने के लिए आसपास के एरिया से जो कोल्ड हवाएं हैं, ठंडी हवाएं, वो यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर ये सर्कुलर मूवमेंट में शुरू होगा लो प्रेशर एरिया, एंड देन दे विल फॉर्म द साइक्लोन। ये कुछ नाम है साइक्लोन के। अगर टाइफून बोलते हैं इसको पैसिफिक ओशन के अंदर, साइक्लोन बोलते हैं इंडियन ओशन के अंदर, और हरिकेन बोलते हैं अटलांटिक ओशन के अंदर। जब भी साइक्लोन आता है तो काफ़ी बड़े पैमाने पे डिस्ट्रक्शन लेके आता है, स्पेशली कोस्टल एरियाज में। कोलैप्स हो जाती है बिल्डिंग, ट्री गिरते हैं, काफ़ी डेबरी उड़ती है आसपास। डेबरी मीन्स गंदगी उड़ती है काफ़ी ज़्यादा, और रेन भी काफ़ी ज़्यादा आती है, और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है, और प्रॉपर्टी और लाइफ का तो डिस्ट्रक्शन होता ही है। अब बात करते हैं इसको हम इसका प्रेडिक्शन कैसे करेंगे। तो हमारे यहाँ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो टाइम टू टाइम वार्निंग साइन जारी करता है कि किस जगह पर साइक्लोन आने की संभावना ज़्यादा है, स्पेशली कोस्टल एरियाज के अंदर। तो IMD हमारे यहाँ एक एजेंसी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है साइक्लोन वार्निंग सिस्टम। इसके अलावा एरिया ऑफ साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स ACWCs जो कि स्थित हैं कोलकाता, चेन्नई, मुंबई के अंदर। साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम एंड अहमदाबाद, ये भी समय समय पर वार्निंग साइन जारी करते हैं कि किस जगह पर ज़्यादा साइक्लोन आने की संभावना। मिटिगेशन कैसे करेंगे, इसका रिमूवल कैसे करेंगे, कि सबसे बड़ी बात है मास अवेयरनेस। अगर ज़्यादा साइक्लोन आपके एरिया में आने वाला है तो आप तैयार हो जाएं किसी भी मूवमेंट के लिए। अगर आपको वहाँ से शहर छोड़ना है, या किसी सेफ स्थान पर जाना है, या किसी अक्सर वार्निंग साइन जारी किए जाते हैं कि जो मछुआरे हैं जो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं समुद्र में, वो ना जाएं। तो इसके लिए कम्युनिटी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। कम्युनिटी अवेयरनेस नहीं होगी तो लोग एक दूसरे को अवेयर नहीं कर पाएंगे, और काफ़ी तादाद में प्रॉपर्टी और लाइफ का नुकसान भी हो सकता है। साइक्लोन वार्निंग बुलेटिन आप जारी कर सकते हैं थ्रू द TV, रेडियो और इंटरनेट।